नमस्कार, कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे। अपनी पढ़ाई लिखाई खूब अच्छे से कर रहे होंगे। जिनकी मुख्य परीक्षाएं हैं या जिनको भविष्य में मुख्य परीक्षा देना है, उन सभी लोगों को उत्तर लेखन करना होता है। उत्तर लेखन एक दिन में नहीं, उत्तर लेखन के लिए लगातार प्रयास करना पड़ता है। उत्तर लेखन है क्या? उत्तर लेखन वो है जो आप पढ़ें और उसको अपने शब्दों में व्यक्त कर दें। उत्तर लेखन वह विधा है जो कम समय में आप अपनी चीज़ों को व्यक्त कर सकें। ज़्यादा समय दे दिया जाए तो कुछ भी कोई सोच सोच के लिख देगा, लेकिन उत्तर लिखना केवल ये नहीं है कि आप लिख लेते हैं। उत्तर लिखने में सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आप जो समय है उस समय के अंतर्गत लिख पाते हैं कि नहीं, जो आपको समय दिया गया है। तो आज की ये क्लास आधे घंटे हमारे साथ आप रहिए और इसमें मैं आंसर राइटिंग के बारे में आपसे कुछ बातें करूंगा, उत्तर लेखन के बारे में आपसे कुछ बातें करूंगा। आप इंग्लिश मीडियम में लिखते हैं या हिंदी मीडियम में लिखते हैं या उर्दू में लिखते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर बस महज एक बात है कि आपको आंसर राइटिंग करने से पहले क्या करना चाहिए, कौन सी चीज़ें हैं जो आप अगर समझ गए तो आपकी आंसर राइटिंग अच्छी होने वाली है। आंसर आप किस चीज़ का लिखते हैं? आंसर आप लिखते हैं किसी भी क्वेश्चन का। तो सबसे पहले आपके सामने आता है क्वेश्चन। तो जब भी क्वेश्चन आपके सामने आए तो सबसे पहला काम करिए कि क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए। मैं एक उत्तर लिख के भी अभी आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, उस क्वेश्चन को समझना आपको सिखाऊंगा और उस उत्तर में आपको क्या लिखना है वो सारी चीज़ें बताऊंगा। स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं ये सारी चीज़ें भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टेप वन, ये आप स्टेप मान लीजिए वन है। जब आपके सामने क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन के कीवर्ड समझिए कि कीवर्ड्स में दिया क्या है। कहीं पर दिया रहेगा कि समालोचना करिए, कहीं पर मतलब क्रिटिसाइज करिए, कहीं पर दिया रहेगा डिस्कस करिए, चर्चा करिए, कहीं पे दिया रहेगा समझाइए, कहीं पर दिया रहेगा तुलना करिए। तो हर एक कीवर्ड का अलग अलग आंसर होगा, अलग अलग उसका अर्थ होता है। और इन कीवर्ड के माध्यम से हम क्या समझते हैं? डिमांड ऑफ क्वेश्चन, प्रश्न की मांग समझते हैं। डिमांड ऑफ क्वेश्चन समझते हैं कि इसमें हमको लिखना क्या है ना? विश्लेषण करना है, वर्णनात्मक लिखना है, तुलनात्मक लिखना है, कारण कारण परिणाम दिखाने हैं, कथन कारण लिख पर आधारित आंसर लिखना है, क्या करना है, ये चीज आपको इस कीवर्ड से समझ में आ जाती है। स्टेप सेकंड पे जब आप पहुंचे तो स्टेप सेकंड कहता है कि अब आप समझ गए हो कि आपको लिखना क्या है, तो आप एक स्ट्रक्चर बनाओ। स्ट्रक्चर किसका? आंसर का। ये स्ट्रक्चर किसका होता है? आंसर का स्ट्रक्चर। क्वेश्चन तो आपको दिया ही हुआ है, इसका स्ट्रक्चर बनाओ। और स्ट्रक्चर में दो तीन चीजें ध्यान रखिए कि जितनी भी बातें महत्वपूर्ण आपको लिखनी हैं वो ना छूटें। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसका इंट्रो लिखने में सबसे ज्यादा शब्द खर्च कर देते हैं। तो इंट्रो जो होना चाहिए ये वेरी शार्ट होना चाहिए, क्योंकि आजकल के जो क्वेश्चन हैं वो बहुत छोटे छोटे पूछे जाते हैं, 200 शब्दों में, 250 शब्दों में, 150 शब्दों में। तो इंट्रोडक्शन बहुत ही शॉर्ट होना चाहिए, बिल्कुल शॉर्ट होना चाहिए। और इंट्रोडक्शन में जैसे आपने डेफिनेशन दे दी, परिभाषा दे दी, या आपने कुछ वर्तमान कंटेस्ट से, है ना, रिसेंटली कुछ घटना हुई है उससे उसको जोड़ दिया, या फिर आपने उसको किसी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से जोड़ के लिखा, लेकिन उसको बहुत शॉर्ट में लिखिए। ठीक है। और इंट्रो के बाद में आपका होता है बॉडी पैराग्राफ। तो जो बॉडी पैराग्राफ होता है, बॉडी पैराग्राफ में वो सारा मर मसाला होता है जो आपने यहाँ से निकाला है कि प्रश्न की मांग क्या है। तो यहाँ पर अरेंज करके उन सारी चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से अरेंज करके आपको लिखना होता है जो प्रश्न ने डिमांड की है। ठीक है। अब लिखेंगे कैसे, ये भी है। तो यहाँ पर दो तरीके से लिखा जाता है। एक होता है बुलेट पॉइंट में, जिसको आप कहते हैं टू द पॉइंट लिखना, है ना, बुलेट पॉइंट में। तो बुलेट पॉइंट में लिखने की बात कब आएगी? और दूसरा तरीका होता है पैराग्राफ में लिखना, कि आप कोई भी बात पैराग्राफ में लिख रहे हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा।
जब आप कोई चीज बिल्कुल स्पष्टता के साथ करना चाहते हैं, बिल्कुल क्लियर कट आपको पता है, आप जान रहे हैं कि ये चीज बिल्कुल हमको टू द पॉइंट पता है, ठीक है, तो आप बुलेट पॉइंट में उसको लिख दीजिए। यहाँ पर आपके पास मटेरियल ज़्यादा है, यहाँ पर आपको नॉलेज अच्छी है, आपके पास मटेरियल ज़्यादा है, तो उसको लिख दीजिए। लेकिन आपको कहीं पर समझाना है, कहीं पर गहराई से विश्लेषण करना है, जहाँ पर एनालिसिस करनी है ना, एनालाइज करना है चीज़ों को, तो वहाँ पे पैराग्राफ में लिखिए। कई बार यहाँ पर मटेरियल कम भी होता है, तब भी इसका उपयोग किया जाता है। यहाँ पे मटेरियल आपके पास क्या है, ज़्यादा है, यहाँ पे मटेरियल कम है। और उसके बाद में आता है स्ट्रक्चर। जब आप बना रहे थे तो आपने इंट्रो लिखा, इंट्रो के बाद बॉडी पैराग्राफ लिखा, और बॉडी पैराग्राफ के बाद में तीसरी चीज जो यहाँ पर आती है वो है आपका निष्कर्ष, जिसको आप कॉन्क्लूजन कहते हैं। आप कंक्लूड कर रहे हैं कोई चीज को। अब ये जो निष्कर्ष होता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। निष्कर्ष में आप पूरे क्वेश्चन का सारांश लिखते हैं, कंक्लूजन लिखते हैं। ये ध्यान रखिए, यहाँ पर आपकी फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी आप विचार रखेंगे वो होना चाहिए। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर आपकी पॉजिटिवनेस दिखनी चाहिए। ये क्या होना चाहिए, ये पॉजिटिव होना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर पॉजिटिव होने के साथ साथ में यहाँ पर कुछ सजेशन आप दे सकते हैं, है ना। यहाँ पर आप सजेशन दीजिए, सजेस्ट करिए। सजेशन यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, आप सजेस्ट करिए। सजेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, कि आपने कुछ नया बताया। कहते हैं ना कि अगर आप किसी भी समस्या का समाधान नहीं है तो खुद में आप एक समस्या हैं। तो आप समस्या मत बनिए, यहाँ पर आप कुछ सुझाव दीजिए, ठीक है ना। ये तो एक जनरल आपको मैंने बताया कि इस तरीके से एक आंसर लिखा जाता है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है, उसमें क्या कहा जा रहा है उसको निकालना है, इंट्रो देना है बहुत शॉर्ट में, और चीज़ों को ऐसे समझते चलना है, ठीक है ना। दूसरी बात आती है, कुछ लोग कहते हैं कि राइटिंग कैसी होनी चाहिए। तो राइटिंग के बारे में अगर बात की जाए तो राइटिंग के बारे में एक चीज़ कहा जा सकता है कि बस ये इतनी साफ हो, ऐसी हो कि इसको कोई भी रीडेबल हो, ये पठनीय होनी चाहिए, कोई भी इसको पढ़ ले, रीड कर ले कोई भी। कोशिश करिए कि ये साफ हो, गंदी ना हो। कोशिश करिए कि यहाँ पे कटिंग ना हो, है ना, कटिंग ना हो। तो साफ चीज़, सुंदर चीज़ सबको अच्छी लगती है, कटाई छटाई यहाँ पर ना हो, ठीक है ना। अगर कहीं पर आपने कोई ऐसी बात लिखी है जो आप चाहते हैं कि ये एग्जामिनर के निगाह में ज़रूर आए, तो उसको अंडरलाइन करिए। उसको क्या करिए, अंडरलाइन करिए, उसको बॉक्स में कर दीजिए। ज़्यादातर सबसे अच्छा रहेगा कि उसको अंडरलाइन कर दीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। लेकिन पूरे क्वेश्चन बहुत सारे लिखते हैं तो सारे पूरे क्वेश्चंस के आंसर को पूरा अंडरलाइन कर देते हैं बहुत सारे लोग। ऐसा नहीं, जहाँ तक हो सके बहुत सारी चीज़ें आप फ्लो चार्ट से दिखा सकते हैं। आप फ्लो चार्ट से दिखा दीजिए। फ्लो चार्ट के साथ साथ में कई बार आप मैप बना सकते हैं, आप मैप बना दीजिए। कहीं पर आप डायग्राम बना सकते हैं तो डायग्राम बना दीजिए। इस तरीके से चीज़ों को आप करिए। जैसे भूगोल का, ज्योग्राफी का कोई आंसर लिख रहे हैं तो वहाँ पे मैप बना दीजिए। जहाँ पर आप कोई सोशल इशू लिख रहे हैं तो वहाँ पर आपने फ्लो चार्ट बना दिया। बात समझ में आ रहा है, ज्योग्राफी का। जहाँ पे साइंस आप लिख रहे हैं तो वहाँ पे डायग्राम बना दिया। लेकिन ज़बरदस्ती कहीं पर कुछ नहीं, जहाँ पर जो चीज़ ज़रूरी है वहीं पर वो काम करना है। ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी कुछ आप कर लेंगे। तीसरी चीज़ है, लोग कहते हैं कि आंकड़ों का प्रयोग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, डेटाज का प्रयोग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इनका कोई महत्व होता है कि नहीं। आपको मैं बताऊं, इनका वो महत्व होता है कि आपके आंसर को ये वैलिडेट करते हैं। जैसे आपके पास कोई रिपोर्ट है, मान लीजिए कि नीति आयोग ने कोई रिपोर्ट जारी की है, मान लीजिए कि सेंसस का कोई आपके पास डेटा है, मान लीजिए कि कोई WHO का आपके पास डेटा है, UNO का आपके पास कोई डेटा है। तो इन डेटाज को यूज करके आप
अपने आंसर को रीच कर सकते हैं। दूसरी चीज़, आप आर्टिकल कोई जानते हैं जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में दिया हुआ है। आप किसी जजमेंट के बारे में जानते हैं जो आपको कभी अभी लेटेस्ट आपने पढ़ा है या कभी आपके नज़र से गुजरा है, कहीं आपने पढ़ा था, उसको आपने दे दिया। आप किसी स्कीम के बारे में जानते हैं और वो स्कीम आपके आंसर से रिलेट कर रही है, तो उसको आप लिखिए, ठीक है ना। आप रिसेंटली न्यूज़ में कुछ भी आपने पढ़ा है, रिसेंटली न्यूज़, तो अपने आंसर को न्यूज़पेपर से ज़रूर रिलेट करिए, करंट अफेयर से इसको ज़रूर रिलेट करिए। कोई भी आंसर है करंट अफेयर से रिलेट होने के बाद में वो अलग हो जाता है, बिल्कुल अलग हो जाता है। आप ये मान लीजिए कि आपने लिखा वही चीज़ और किसी दूसरे ने वही चीज़ लिखी, अगर उसने करंट अफेयर से रिलेट कर दिया है तो उसका प्रभाव अलग पड़ेगा, उसका एप्लीकेशन वाला हिस्सा वो कर रहा है, वो काम वो कर ले गया तो वो अलग रहेगा। तीसरी चीज मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों को नॉलेज तो होता है लेकिन उनका टाइम जो मैनेजमेंट है, टाइम मैनेजमेंट में वो चूक जाते हैं, समय प्रबंधन में वो चूक जाते हैं। यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो वर्ड लिमिट, जो वर्ड्स की लिमिट है इसका लोग ध्यान नहीं रखते, और दूसरा प्रैक्टिस, स्पीड। स्पीड बहुत मायने रखती है, और ये दोनों चीज़ें आपको जब आप अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तभी आती हैं। तो इसके लिए एक ही उपाय है कि आप प्रैक्टिस करें। यहाँ पर सबसे अच्छा तरीका है कि मान लीजिए कि 250 वर्ड्स में लिखना है तो आप 10-20 शब्द कम लिखिए, आप ज़्यादा लिखने की कोशिश ना करिए। 10-20 शब्द कम लिखेंगे तो अगर 10 आंसर आपने लिखे तो 20-20 शब्द करके एक आंसर भर के शब्द आपने बचा लिए, क्योंकि 250 शब्द, 250 शब्द, 250 वर्ड्स में अगर ज़्यादा भी आप लिख देंगे तो उससे ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आपने कम लिखा है और एक क्वेश्चन आपने पूरा कर दिया तो, क्योंकि आपको अंततोगत्वा एक काम करना चाहिए, कंप्लीट योर पेपर, अपने पेपर को कंप्लीट करना चाहिए, कभी पेपर को छोड़ना नहीं चाहिए। कोई भी आंसर आप छोड़ के मत आइए, कोई भी क्वेश्चन सबको लिख के आइए, और अधूरा उत्तर भी ना दीजिए। कंक्लूजन आप जब करिए तो चीज़ों को कंक्लूड करके तभी छोड़िए। कई बार ऐसा होता है कि आप बायस्ड हो जाते हैं, है ना, आप बायस्ड हो जाते हैं, तो आपको बायस्ड नहीं होना है। बायस्ड होने का मतलब ये है कि आप जैसे किसी पार्टी से, किसी भी मतलब कोई विचारधारा है, कोई थॉट्स है ना, तो एक्सट्रीम ओपिनियन से आप ये ध्यान रखिए, कभी भी आपको एक्सट्रीम ओपिनियन नहीं अपनाना है ना। एक्सट्रीम ओपिनियन से आपको बचना है। एक्सट्रीम ओपिनियन कभी ठीक नहीं होता है, अति किसी भी चीज की सही नहीं होती है। आपको क्या करना है, इसको नहीं अपनाना है, आपको बैलेंस्ड अप्रोच रखना है। आपको क्या करना है, बैलेंस्ड अप्रोच रखना है। और बैलेंस्ड अप्रोच का मतलब ये होता है कि आप किसी भी चीज को, कोई भी चीज है उसको किसी भी रूप में इसलिए नहीं लिख रहे हैं कि वो आपका पर्सनल व्यू है। आप ये देखिए कि वास्तव में सही और गलत क्या है, इस पे जाइए। आपको इससे मतलब ही नहीं है कि आप क्या सोचते हैं, आप ये देखिए कि सही क्या है, गलत क्या है। बैलेंस्ड अप्रोच रखिए, है ना। और जब भी आंसर लिखिए तो मेरा तो मानना है कि आप सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं पर, है ना, दोनों पहलुओं पर आप जोर दीजिए, है ना, दोनों पहलुओं पर जोर दीजिए। जितना आप सकारात्मक लिखिए उतना आप नकारात्मक लिखिए। सकारात्मक और नकारात्मक दोनों लिखने के बाद में आप क्या करिए, जो भी कंक्लूड करिए तो उसमें निष्पक्ष होके अपनी बातें रखिए। और कभी भी कोई भी पॉलिसी हो, कोई भी सरकार की योजना हो, तो उसमें नकारात्मकता ना रखिए। और ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें कैसे आएंगी, तो उसका केवल एक उपाय है, प्रैक्टिस। उसका और दूसरा कोई उपाय नहीं है। आप रोज लिखिए, जो आपने प्रीलिम्स में पढ़ा उसको लिखने की कोशिश करिए, मेंस का आंसर उठाइए कोई, उसको लिखने की कोशिश करिए। अगर आप ऐसे प्रैक्टिस करते रहेंगे तो निश्चित तौर पर आप मान के चलिए कि एक दिन आप लिखने लगेंगे। जब आप शुरुआत करते हैं, सबसे जो आप फर्स्ट आंसर लिखते हैं, कभी ना कभी कोई फर्स्ट आंसर लिखता है ना, तो फर्स्ट आंसर में आपकी पेन बिल्कुल चलती नहीं है, आपकी पेन बिल्कुल
जाम हो जाती है, लगता है कि अरे मुझे तो कुछ आता ही नहीं। आप फर्स्ट आंसर जब लिखिए तो कहीं से देख लीजिए, देखकर, यानी कि हेल्पिंग सामग्री से लिखिए। हेल्पिंग, कोई भी हेल्पिंग मटेरियल आप ले लीजिए, हेल्पिंग मटेरियल से आप लिख लीजिए, देख देख कर लिखिए। 10 आंसर जैसे आप लिखेंगे, 10 आंसर आपके कंप्लीट होंगे, आपको एक आइडिया आने लगेगा कि हाँ कैसे आंसर लिखा जाता है। आपके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज आएंगे कि देखिए ऐसे आपको इंट्रो करना है, फिर बॉडी पैराग्राफ करना है, और उसके बाद में फिर से कंक्लूजन करना है। फिर बार बार वही काम कर रहे हैं तो धीरे धीरे आपके दिमाग में भी विचार आने लगेंगे, ठीक है ना। और सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप पीवाईक्यूज उठाइए, और पीवाईक्यूज कई बार सॉल्व पेपर भी आपको मिलते हैं। तो शुरुआती दिनों में ऑनलाइन भी बहुत सारे अवेलेबल हैं, तो शुरुआती दिनों में सॉल्व पेपर का इस्तेमाल करिए, यानी कि आप क्वेश्चन उठाइए, लिखिए, न लिख पाइए तो देखिए कि कैसा उसका आंसर दिया गया है ना, कैसा आंसर दिया गया है, और उससे मिलान कर लीजिए, ठीक है। तो 3 बातें और इम्पॉर्टेंट हैं, जब भी कोई आंसर आप कर रहे हैं तो उस आंसर में 2-4 चीज़ें हैं, जैसे एक सोशल, दूसरा है आपका इकोनॉमिकल, है ना, इकोनॉमिक, तीसरा आप कह सकते हैं कल्चरल, यानी कि सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, एक बहुत इंपॉर्टेंट है इन्वायरमेंटल, यानी कि पर्यावरणीय, पर्यावरणीय मुद्दे, इनको जरूर शामिल कीजिए। और एक आपका पॉलिटिकल, जहां पर हर जगह हर चीज नहीं हो सकती, इन पहलुओं पर हर एक प्रश्न को सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से, पर्यावरणीय दृष्टि से और राजनीतिक दृष्टि से इसको सोचिए। जैसे इन लोगों, इन दृष्टियों से आप सोचेंगे तो कुछ विचार, महात्मा गांधी ने क्या कहा है, डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा है ना, अमर्त्य सेन जी ने क्या कहा है, विचारक है ना, आ जाएगा इनका नाम कि नहीं, इनके उद्धरण शामिल करिए। आरबीआई ने क्या कहा है, नीति आयोग ने क्या कहा है, डब्ल्यूएचओ ने क्या कहा है, यूएनओ ने क्या कहा है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने क्या कहा है। बात समझ में आ रही है। जो भी विचार हैं जिस क्षेत्र के, उनके बारे में लिखिए। साइंस में लिख रहे हैं, भाभा का कोई स्टेटमेंट याद आ रहा है, कोई नेता का, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू फिलोसफर, पंडित नेहरू ने क्या कहा है, इन बातों को डालने से आपका आंसर रिच हो जाएगा, जहां पर जो भी, ठीक है। जहां पर भी आंसर आप लिखें, लोग कहते हैं कि लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, भाषा कैसी होनी चाहिए। मैं कहता हूं भाषा सरल होनी चाहिए, भाषा सरल हो, स्पष्ट होनी चाहिए। सरल होने का मतलब ये नहीं है कि स्तरीय ना हो, स्तरीय भाषा होनी चाहिए। शब्दों का चयन अच्छे से करिए, जहां पर आपको संस्कृत निष्ठ शब्द पता है वहां पे संस्कृत निष्ठ लिखिए। जबरदस्ती याद करने की जरूरत नहीं है कि आपकी स्पीड कम हो जाए, सरल होनी चाहिए। और जिस भाषा में आप सरल महसूस कर रहे हैं उसी माध्यम में आपको आंसर भी लिखना चाहिए। मीडियम का चुनाव भी इसी तरीके से करना चाहिए, ठीक है। और जहां पर भी जो भी आप लिख रहे हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वो अच्छा है। आप आंसर लिखिए और किसी अपने दोस्त को दीजिए और उससे कहिए कि बताइए ये किस प्रश्न का आंसर है, और वो बताए प्रश्न, और हूबहू वो प्रश्न बता ले जाए कि ये प्रश्न है, और मिलता जुलता प्रश्न बता दिया तो समझ लीजिए आपका आंसर अच्छा है। तो आपको ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना है कि दूसरों को समझ में आए ना, एग्जामिनर को भी समझना ही तो है। आपने इतनी दुरूह, इतनी क्लिष्ट, इतनी ऐसी भाषा का प्रयोग कर दिया, मतलब कठिनाई से युक्त भाषा का प्रयोग, जिसके लिए उनको बार बार भाषा कोश उठाना पड़ रहा है, डिक्शनरी उठानी पड़ रही है, तो ऐसी भाषा किसी काम की नहीं है। एनसीईआरटी की लैंग्वेज काफ़ी स्तरीय है, उसको फॉलो अप कर सकते हैं।
ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात है कि जो भी आप लिखें अपने शब्दों में लिखें, जो भी आप लिखें अपने शब्दों में। अपने शब्दों का मतलब यह है कि आप मैटर कहीं से भी लें, आप सामग्री कहीं से लें, लेकिन अपने शब्द लेने का मतलब यह है कि आपने जो भी विचार व्यक्त किए हैं वो आपको समझ में आते हैं, आप उसको व्यक्त करने में सक्षम हैं। ठीक है, एक उदाहरण लेते हैं। चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग का भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम और वैश्विक स्थिति के लिए महत्व का मूल्यांकन करें 250 अंक। कैसे आप लिखेंगे इसको? बहुत सामान्य सी घटना है और ये चंद्रयान 3 की लैंडिंग हुई है, दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग हो गई। तो भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम और वैश्विक स्थिति के लिए महत्व का मूल्यांकन। सबसे पहले मैंने कहा कि आप आंसर लिखने से पहले क्वेश्चन को पढ़ें। सबसे पहले तो चंद्रयान 3 मिशन है क्या? दक्षिणी ध्रुव पर इसकी लैंडिंग हुई है। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम पर तो इसका महत्व देखना ही है, क्या प्रभाव पड़ेगा। और अगला है कि वैश्विक स्थिति के लिए भारत की क्या वैश्विक स्थिति में भी कुछ परिवर्तन आएगा, वैश्विक स्थिति में भी भारत के इजाफा होगा। है कि ऐसा कि नहीं? सबसे पहले हम चलते हैं इसके आंसर को। अगर आपसे कहा जाए तो एक लाइन में हम ये कह सकते हैं कि चंद्रयान 3 मिशन जिसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग की है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो की एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। इसरो की ऐतिहासिक उपलब्धि है, इतना तो हम कह ही सकते हैं। और इसी में हमारा इंट्रो कंप्लीट हो जाता है। ये क्या है? इसरो की एक ऐतिहासिक उपलब्धि है ना। और ये ऐतिहासिक उपलब्धि क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि अंतरिक्ष अन्वेषण में अंतरिक्ष अन्वेषण में ये क्या है? अंतरिक्ष अन्वेषण में हमारी तकनीकी क्षमता को दिखाता है, हमारी तकनीकी क्षमता को दिखाता है, हमारी तकनीकी क्षमता को दिखाता है। इतना आपने लिख दिया और आपका इंट्रोडक्शन ये कंप्लीट हो गया। तो मैंने कहा कि सबसे पहले इंट्रो में वो बात दिखा देनी है जो आप आगे करने वाले हैं और बहुत संक्षिप्त तौर पर दिखाना है। अब यहां से उठाइए कि भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए इसका क्या महत्व है, और फिर दूसरा उठाएंगे कि वैश्विक स्थिति के लिए इसके महत्व का मूल्यांकन आप करेंगे। तो पहला यहां पर क्या है कि भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए महत्व, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए महत्व। एक हेडिंग आप ये लिखेंगे, हेडिंग डालना नहीं है, कार्यक्रम के लिए महत्व। और इसको दो तरीके से आप लिख सकते हैं, एक तो पैराग्राफ में, और दूसरा अगर कंक्रीट आपका तैयार है ये तो टू द पॉइंट बुलेट पॉइंट में इसको लिखते चले जाइए, ऐसे जैसे कि मैं यहां पर करने जा रहा हूं। इसको समझिएगा, आप ऐसे लिखिए, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए महत्व। सबसे पहली बात क्या है कि ये वैज्ञानिक उपलब्धि है, और इसको एलोबरेट करेंगे, दो लाइन में लिखेंगे तो आप ये कहेंगे कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का अन्वेषण जो जल बर्फ से समृद्ध है और भविष्य के चंद्र मिशनों के लिए महत्वपूर्ण है, ऐसी उपलब्धि है ये, उसका अन्वेषण ये कर रहा है, चंद्र मिशन के लिए ये महत्वपूर्ण है, और चंद्र भूविज्ञान और संसाधनों की बेहतर समझ के लिए ये महत्वपूर्ण है। दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे, प्रौद्योगिकीय प्रगति इससे दिखती है। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की बात कर रहे हैं ना, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए क्या महत्व है, तो प्रौद्योगिकीय प्रगति क्या दिखती है? हम स्वायत्त सॉफ्ट लैंडिंग तकनीक में महारत हासिल करना चाह रहे थे, हमने हासिल कर लिया। भारत की जो इंटरप्लेनेटरी मिशनों की क्षमता है,
और वो बढ़ गई, है ना। इंटर प्लेनेटरी मिशन जो है, एक ग्रह से दूसरे ग्रह पे हम मिशन भेजते हैं, वो क्षमता बढ़ गई। और वैश्विक अंतरिक्ष सहयोगों के लिए जो भारत की स्थिति है वो काफी मजबूत हो गई। भारत अब वैश्विक स्तर पर अपनी मजबूत स्थिति को दिखा सकता है। तीसरी चीज क्या है? अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था। अंतरिक्ष जो अर्थव्यवस्था है, अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था, इसको भी बढ़ावा मिलेगा। अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था इससे बूस्ट करेगी। कैसे? क्योंकि भारत को उपग्रह प्रक्षेपण और चंद्र अन्वेषण मिशनों के लिए लागत प्रभावी गंतव्य के तौर पर जाना जाएगा। कि भारत कम पैसे में अंतरिक्ष मिशन भेज देता है तो बहुत सारे देश भारत से संपर्क करेंगे कि हमारा जो मिशन है वो मैं आपको दे रहा हूं, पूर्ण करो आप, तो भारत को उससे पैसे मिलेंगे। 2023 की नई अंतरिक्ष नीति के तहत भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। निजी कंपनियां भी बढ़ चढ़कर इसमें पार्टिसिपेट करेंगी, हिस्सा लेंगी कि चलो पैसा कमाओ, तो बाहर से पैसा आएगा, हम फॉरेन से पैसा अपनी तरफ आकर्षित कर पाएंगे, दूसरे देश से पैसा हमारे पास आएगा। ये 3 पॉइंट अगर आप लिख देंगे तो आपका भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए महत्व सिद्ध हो जाएगा और लगभग 50 से 70 शब्दों का यहां पर उत्तर आपका बन जाएगा। दूसरी चीज क्या थी यहां पर, जरा समझिए। यहां पर दूसरा हिस्सा था कि वैश्विक स्थिति के लिए महत्व का मूल्यांकन कीजिए। तो दूसरा यहां पर लिखिए, वैश्विक स्थिति, वैश्विक प्रभाव क्या पड़ेगा, इसका क्या वैश्विक प्रभाव पड़ेगा, इसका ग्लोबल इफेक्ट क्या पड़ेगा इस मिशन का। तो इसको भी हम बुलेट पॉइंट में लिख सकते हैं बहुत आसानी से। सबसे पहला काम क्या होगा? सबसे पहला काम यह होगा कि भारत की जो साख है, जो भारत की भू राजनैतिक प्रतिष्ठा है, भारत की जो भू राजनैतिक प्रतिष्ठा है, भू राजनैतिक प्रतिष्ठा, ये प्रतिष्ठा क्या है? बढ़ जाएगी। भू राजनीतिक प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी। भारत को चंद्रमा पर सफल लैंडिंग, सॉफ्ट लैंडिंग प्राप्त करने वाले कुछ देशों में शामिल किया जाएगा। कुछ एक देशों में भारत शामिल हो जाएगा, है ना। और ये भारत की वैश्विक स्तर की शक्ति को, उसके प्रभाव को बढ़ाता है। भारत की जो प्रभाव है भारत का, उसमें इजाफा हो जाएगा, वो शक्ति बढ़ जाएगी। दूसरा, दक्षिण दक्षिण सहयोग की अगर हम बात करें, दक्षिण दक्षिण सहयोग, देखिए जो विश्व स्तर पर आप शक्ति का संतुलन देखते हैं तो बहुत सारी चीजें उसमें होती रहती हैं। विकासशील देशों के साथ अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी साझा करने के लिए भारत की जो प्रतिबद्धता है कि हम विकासशील देशों को भी इस क्षेत्र में आगे बढ़ाना चाहते हैं, उस प्रतिबद्धता के लिए भी ये एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं ये एक बहुत बड़ी सफलता है ना। एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है इसने। तो इससे वैश्विक प्रभाव। और तीसरी चीज ये है कि आपका जो भू राजनीतिक प्रतिष्ठा बढ़ रही है तो पड़ोसी देश भी आपसे डरेंगे, है ना। तो पड़ोसियों पर, है ना, पड़ोसियों पर प्रभाव। और ये पड़ोसी कौन है भाई? ये पड़ोसी देखेंगे आप, पाकिस्तान है, ये चाइना है। भू राजनीतिक में ये आ जाता है ये प्रतिष्ठा। और फिर जब हमारे देश के पीएम जाएंगे कहीं तो वहां पर लगेगा कि हाँ, कोई अच्छे देश का पीएम आया है जिसकी तकनीकी क्षमताएं भी वो है कि नहीं है। और अंत में आप लिखेंगे निष्कर्ष। भाई ये पूरा बॉडी पैराग्राफ आपका समाप्त हो गया। अब आप क्या लिखेंगे? निष्कर्ष। तो निष्कर्ष में आप क्या लिखेंगे? सोचिए, आप निष्कर्ष में क्या लिखेंगे? निष्कर्ष कोई 2 4 10 लाइन का नहीं लिखना है, 1 पेज का नहीं लिखना है, 2 लाइन, मतलब 10 लाइन का नहीं लिखना है, 2 लाइन में लिखना है कि चंद्रयान 3 भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम है जो भारत के वैज्ञानिक अनुसंधान को मजबूती प्रदान करता है,
नवाचार को प्रेरित करता है और 21वीं सदी की अंतरिक्ष दौड़ में, अंतरिक्ष की विकासात्मक दौड़ में भारत की वैश्विक स्थिति को सशक्त बनाता है। फिर से मैं बोलूं, चंद्रयान-3 भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो 2-3 शब्द, एक तो शब्द आप लिखिए यहां पे महत्वपूर्ण कदम, है ना, यहां पर एक लिखिए महत्वपूर्ण कदम। दूसरी चीज क्या है, वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देता है। की पॉइंट पकड़िए, वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देता है। तीसरी चीज, वैज्ञानिक अनुसंधान को मजबूत करता है ना। तीसरी चीज, नवाचार को बढ़ावा देता है ना, और वैश्विक स्थिति को मजबूत करता है ना। वैश्विक जो स्थिति है इसको मजबूत करता है, वैश्विक स्थिति को मजबूत करने का काम करता है। आपका ये आंसर कंप्लीट हो गया, और इस आंसर पे अगर आपने ऐसे लिख दिया कोई भी मार्क्स आपके कट नहीं कर पाएगा। ये कंप्लीट आंसर है, और ये 250 शब्द 200 शब्द जिसमें भी पूछा जाएगा आप आसानी से लिख सकेंगे, ठीक है ना। हमारे एक आंसर राइटिंग ग्रुप का नीचे लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसमें मैं सोच रहा हूँ कि अब धीरे धीरे चीज़ों को मैं बढ़ाऊँ। बाकी आंसर लिखने में कोई भी दिक्कत अगर आपको होती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम अगले एपिसोड में आपको ज़रूर बताएंगे। और अगर ये कार्यक्रम आपको पसंद आता है कि मैं डेली 1-2 क्वेश्चन आपसे ऐसे डिस्कस करूं, तो आप हमारे चैनल को तो फॉलो करें ही, कमेंट करके बताएं तो हम इसको ज़रूर करेंगे, जिससे कि आपको आपके सिलेक्शन में कभी भी जब आपको सेलेक्ट होना होगा तो बिना आंसर लिखे नहीं हो सकते, तो उसमें आपको मदद मिले। थैंक यू सो मच।